तो आमिर खान साहब हैं। आमिर खान जी जी जी। और आमिर खान से मेरी सत्यमेव जयते की शूटिंग के दौरान मुगल शेरेटन में बातचीत हुई और साथ में काफी अच्छा आपका अटैचमेंट हाँ, हेमा मालिनी नहीं, अटैचमेंट तो नहीं कह सकते, पर ये है कि मुलाकात में जैसे हेमा मालिनी की बात करें तो नीता अंबानी जी से मेरा इंटरव्यू बड़ा यादगार रहा। अंबानी क्या मैं वही वाली समझूं, अंबानी रिलायंस जी 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 जी। अरे मुकेश अंबानी जी की धर्मपत्नी। और सो गाइज, आज का एपिसोड हमारा एक आगरा के जाने माने जर्नलिस्ट डॉक्टर महेश डागर सर के साथ है, जो कि आगरा और विश्व की काफी बड़ी हस्तियों के साथ में अपना इंटरव्यू कर चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। कहीं ना कहीं इनकी जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज अनंत की बातें शो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ आगरा की एक जानी मानी शख्सियत जर्नलिस्ट डॉक्टर महेश डागर सर आज हमारे साथ आ चुके हैं। तो बताइए सर, कैसे हैं आप। बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अनंत जी, आप अपने शो में मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए मेरे लिए। तो बताइए सर, आपके अपने बारे में बताइए। सबसे पहले लोगों को पता चलना चाहिए डॉक्टर महेश डागर जो नाम है वो है क्या आगरा में। अनंत, मैं तकरीबन 2 दशक तक पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ और इस दौरान मैंने ख़ास तौर से कल्चर रिपोर्टिंग की, और कल्चर रिपोर्टिंग में जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की जो रिपोर्टिंग आती है वो भी मैंने की है। और इस दरमियान विभिन्न क्षेत्रों में मैंने रिपोर्टिंग की, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी की, एजुकेशन रिपोर्टिंग भी की, और सोशियो लिटरेरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कवर किया। एक वाइड एक्सपीरियंस मेरे को इस दौरान मिला और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो सर, आपने किस किस फील्ड में लोगों का इंटरव्यू लिया था। जस्ट पॉलिटिशियंस हो गए, फिल्मी एक्टर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, क्या आपने इन सभी का इंटरव्यू कवर अप किया हुआ है। देखिए, एक पत्रकार की जो जर्नी होती है बड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। उसमें जो सिलेक्शन का जो अधिकार होता है वो एडिटर के पास होता है। एडिटर अपने रिपोर्टर से जिस काम को बेहतर तरीके से कराने की मतलब इच्छा रखता है, उस क्षेत्र का उसको रिपोर्टिंग का जिम्मा दिया जाता है। और जब मैंने अपनी जर्नलिज्म की जर्नी शुरू की तो उस दौरान मुझे जो सबसे पहले जो काम दिया गया वो कल्चर रिपोर्टिंग का दिया गया। कल्चर रिपोर्टिंग का जी। और कल्चर रिपोर्टिंग मेरा सौभाग्य है कि मेरी पहचान बनी और मैंने उसमें काबिल तारीफ काम भी मैं कर सका, ये मेरा सौभाग्य रहा। और यूँ अगर कहा जाए तो अन्य क्षेत्रों में भी मैंने रिपोर्टिंग की, मसलन पॉलिटिकल रिपोर्टिंग है ना, और एजुकेशन रिपोर्टिंग, और लिटरेरी वर्ल्ड में भी मैंने रिपोर्टिंग की, और सोशल जो फील्ड है उसमें भी मैंने रिपोर्टिंग की। तो एक पत्रकार के पास कई सारे काम होते हैं और वो थोड़ा कई फील्ड में काम करता है, मगर एक फील्ड ऐसा होता है जिसमें उसकी पहचान बन जाती है। तो मेरे साथ ये रहा कि बतौर कल्चर रिपोर्टर मेरी एक पहचान बनी। मैं ईश्वर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और उसमें भी जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की जो रिपोर्टिंग है उसने मुझे खास पहचान दी, क्योंकि उस वर्ल्ड में सेलिब्रिटी स्टेटस के लोग होते हैं और उन लोगों से बातचीत करना, उन लोगों से मिलना हर व्यक्ति का एक ख्वाब होता है। और मैं इसके लिए बड़ा ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों के साथ मेरा मुलाकात हुई और मैंने उनके इंटरव्यूज़ लिए। तो सर, फिल्मी दुनिया में आपने मतलब किस किस का इंटरव्यू लिया हुआ है। कोई बेस्ट से बेस्ट बताइए जो आपका इंटरव्यू रहा हो फिल्मी दुनिया के साथ। देखिए अनंत जी, वैसे तो ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है हमारी। जब एक रिपोर्टर काम करता है तो हर रोज़ किसी ना किसी से मुलाकात होती ही है उसकी। और कुछ एक शख्सियत ऐसी होती हैं जिनको शायद हमेशा याद रखा जाता है, चाहिए मतलब। और अगर ऐसी कुछ शख्सियतों की मैं बात करूं तो आमिर खान साहब हैं। आमिर खान जी जी जी। और आमिर खान से मेरी सत्यमेव जयते की शूटिंग के दौरान मुगल शेरेटन में बातचीत हुई और बड़ी संक्षिप्त सी मुलाकात थी, मगर बहुत यादगार थी। तो उन्होंने उस समय पे आपके उनके साथ में क्या बातचीत रही थी। कोई एक वाक्य उस समय का बताइए। एक वाक्य मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आमिर खान साहब से इंटरव्यू करने के लिए हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे। सुबह से इंतजार कर रहे थे। हाँ जी। और बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ पर जमे हुए थे। कहना चाहिए आगरा के सारे अखबार और टीवी चैनल्स के रिपोर्टर वहाँ जमे हुए थे।
और सत्यमेव जयते का जो स्पेशल एपिसोड वहाँ शूट हो रहा था मुगल शेरेटन में, उसमें अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। खास तौर से जो इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ बैठे हुए जो पत्रकार थे उनको, हालांकि कुछ पत्रकार अंदर थे जो उस शो की, उस शूटिंग की रिपोर्टिंग कर रहे थे। अच्छा। तो उसके लिए हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। करीब आप समझिए हम सुबह अर्ली मॉर्निंग गए थे आमिर खान सर के इंटरव्यू के लिए। जी जी जी। और शाम को जब उसकी शूटिंग खत्म हुई तब आमिर खान साहब वहाँ से निकले और उनके साथ जो सिक्योरिटी थी और उनका जो स्टाफ था, उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया था कि भाई हम कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं लेने देंगे, नहीं लेने हायर देंगे। सिक्योरिटी के हाँ। चलते। उसका एक बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ कि जब आमिर खान साहब अपनी कार में बैठ रहे थे तो मेरे मुंह से अनायास ही ये निकला कि आमिर खान साहब, आपका हमने कितने घंटे इंतजार किया और आपके पास चंद मिनट हमारे लिए नहीं थे। तो वो अच्छा। बात उनको कुछ इस तरह से लगी कि वो दोबारा से कार का गेट खोला उन्होंने और बाहर आ गए और फिर हम लोगों के कंधे पर हाथ रख के बोले, पूछिए क्या सवाल पूछने, मैं आपसे तसल्ली से बात करूंगा। अच्छा। और उसके बाद मैं भी था और भी कई अखबारों के रिपोर्टर्स वगैरह वहाँ मौजूद थे और हम सब लोगों ने उनसे बातचीत की। बड़ी अच्छी और तसल्ली भरी बातचीत हुई और उन्होंने सारे सवालों के बहुत तसल्ली से जवाब दिए। तो एक हमारे लिए यादगार इंटरव्यू बन गया और कई बार ऐसे वाक़यात होते हैं। और दूसरा इंटरव्यू मैंने आपके साथ आपके कुछ फोटोज में देखा था कि हेमा मालिनी जो है ड्रीम गर्ल, उनके साथ में काफी अच्छा आपका अटैचमेंट हाँ, हेमा मालिनी नहीं, अटैचमेंट तो नहीं कह सकते, पर ये है कि मुलाकात में जैसे हेमा मालिनी और लोगों के लिए बहुत एक अट्रैक्शन का वो हो सकती हैं, तो एक अखबार नवीस के लिए भी हो सकती हैं, क्योंकि हेमा मालिनी की जो जर्नी रही है सिनेमा में वो बहुत फक्र करने लायक रही है और मुझे उनसे करीब 2 बार मिलने का अवसर मिला। अच्छा, 2 बार आप हेमा मालिनी जी जो है फिल्मी दुनिया की एक्ट्रेस, उनसे मिल चुके हैं। और हेमा जी यहाँ अपनी एक नृत्य नाटिका करने के लिए आई हुई थी आगरा में। जी जी। और एक होटल में हमारी उनसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छे से उनसे हमारी मुलाकात हुई और तमाम सवाल जवाब का सिलसिला चला। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा उस इंटरव्यू के दौरान का भी है। हेमा मालिनी जी 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 जी। जब इंटरव्यू खत्म हो गया और अनौपचारिक बातचीत चल रही थी तो शोले फिल्म का जिक्र चला और मैंने उनसे तारीफ की अमिताभ बच्चन जी की, धर्मेंद्र जी गब्बर वाली। जी जी जी, जिसमें वो बसंती बनी है। तो जब हमने तारीफ की अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की एक्टिंग की और काम की और उनकी पर्सनैलिटी की, तो हेमा जी ने एक सवाल हमसे पूछा कि मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मैंने कहा आप तो हमारी क्या सबकी ड्रीम गर्ल हैं और आपका जो रोल है, बहुत खुश हुई। और शोले की बसंती तो जान रही है और शोले के हिट होने में आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको तो बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा याद रहती हैं। सर, और जो उद्योगपति, जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो लाइन है, बिजनेस वाली लाइन, उसमें किसके साथ में आपका वो इंटरेक्शन रह चुका है? देखिए, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि अगर आप फ्रेटर्निटी की बात करें तो नीता अंबानी जी से मेरा इंटरव्यू बड़ा यादगार रहा। अंबानी, क्या मैं वही वाली समझूं, अंबानी रिलायंस जी 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 जी। अरे मुकेश अंबानी जी की धर्मपत्नी। लोगों का सपना होता है उनका घर देखने का, उनसे मिलने का। वो भी सत्यमेव जयते की शूटिंग के दौरान मुगल शेरेटन में आई हुई थी और बड़ी हम्बल और बहुत ही सहज और सरल इंसान है और उनसे इंटरव्यू लेने का मुझे मौका मिला। और मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट वाली बात ये रही कि सारे जो जर्नलिस्ट थे उनसे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बातचीत तो की, पर लास्ट में मेरे अखबार का नाम और मेरा नाम पूछा और मेरे से कहा कि आपको बिजनेस की भी बड़ी अच्छी नॉलेज है, आप किस अखबार से हैं, क्या नाम है आपका। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब रिपोर्टर तैयारी करके जाता है, मैं कोई बिजनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मेरा हमेशा से काम करने का तरीका ये रहा कि मैं जिस सेलिब्रिटी से इंटरव्यू करने जाता था या जिससे मैं इंटरेक्शन करता था, उससे पहले उसके बारे में और उसके फील्ड के बारे में गूगल कर लेता था। उससे आपका एक अच्छा इम्प्रेशन सेलिब्रिटी पर या किसी भी शख्सियत पर पड़ता है और वो एक प्रोफेशनल मेरा काम करने का तरीका रहा। तो उसी वजह से मुझे इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कई बार मिले। बात है सर, इतने मतलब कम उम्र में इतने ज्यादा बड़े सितारों के साथ मिलना, बैठना, उनसे बातचीत करना। एक और मैं आपको बताता हूँ, मैंने काफ़ी अर्लियर एज में रिपोर्टिंग में शुरुआत की थी
और मैं जब मैंने शुरुआत की उजाला इवनिंग न्यूज़पेपर है उससे, उजाला इवनिंग जी जी, उसमें मैं वीआईपी रिपोर्टर बना दिया गया। अरे बहुत और बढ़िया। मेरे एडिटर ने मेरे पर भरोसा किया और मुझे वीआईपी रिपोर्टर बना दिया मेरी शैक्षिक योग्यताओं और मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को देख के। तो एक बार चौधरी अजीत सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी सर्किट हाउस में, सारे रिपोर्टर्स बैठे हुए थे। आगरा वाला जो सर्किट हाउस जी है। जी जी, और उसमें एक ताऊ हमारे आगरा के निकनेम के नाम से जाने जाते हैं, अशोक अग्निहोत्री जी, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कीजिए। तो चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा कि भाई ये बच्चा कैसे बैठा हुआ है। अच्छा, आपके लिए बोला जी, कि जी, ये जी, बच्चा हाँ, किसका ये बैठा कैसे हुआ है? बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा बच्चा नहीं है ये उजाला अखबार का वीआईपी रिपोर्टर है। तो चौधरी साहब ने कहा कि इतनी कम उम्र में मतलब VIP वीआईपी रिपोर्टर बना दिया गया अखबार के द्वारा। तो फिर पत्रकारों ने कहा नहीं, ये बच्चा नहीं है, बहुत मैच्योर है और ये जो रिपोर्टिंग करता है बहुत संजीदा और अच्छी रिपोर्टिंग करता है। तब फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और उस दौरान मैं वीआईपी रिपोर्टिंग करता था, तो एल के आडवाणी साहब का भी मैंने इंटरव्यू लिया एयरपोर्ट पर, खेरिया हवाई अड्डे पर। और सुषमा स्वराज जी का भी एक बार इंटरव्यू लिया, एक बार मेनका गांधी का भी इंटरव्यू लिया, मेनका जो गांधी- मुलायम सिंह जी का भी अच्छा। इंटरव्यू लिया। तो बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर ऐसे रहे जिनके मैंने इंटरव्यूज लिए। मेनका गांधी जी के साथ में क्या बातचीत का सिलसिला रहा था? कोई एक ऐसी बात जो दिल को छू गई हो उस समय? दरअसल मैंने एक थोड़ा सा मेनका गांधी जी से एक बात पर ऑब्जेक्शन किया था। वो थोड़ा सा उसको जानवरों को, पशु पक्षियों को, वाइल्ड लाइफ और कहना चाहिए पूरी एनिमल किंगडम जो है उसको लेकर के बहुत ज्यादा सचेत शुरू रहते हैं से कि ये मतलब बहुत वो जीवित रही रहने है। चाहिए। हाँ, और उनके अधिकारों के लिए वो जानी जाती हैं। तो बस बीइंग ए जर्नलिस्ट मैंने एक सवाल उनसे पूछ लिया था कि मैंने कि आपको जो भूखे नंगे बच्चे हैं उनके बारे में कभी ख्याल नहीं आता, जानवरों पशु पक्षियों के बारे में आप इतने अधिकारों के लिए आप लड़ती रही हैं। बस वो बात उनको बुरी लगी और उन्होंने कुछ थोड़ा सा मेरे से कहा कि अब वो बातें यहाँ शेयर करना अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब ये हर सेलिब्रिटी, हर शख्सियत का अपना एक माइंड सेट होता है और पत्रकार का एक अलग माइंड सेट होता है। तो कभी कभी ऐसे सवालों में टकराव भी हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा खराब, जिसको बुरा कह सकते हैं, वो इंटरव्यू इंटरेक्शन किसके साथ हुआ था? देखिए, सबसे खराब तो मैं नहीं कहूँगा, पत्रकारिता में यस और नो होता है। अच्छा, ना? यस और नो। और यस और नो में ये होता है कि एक बार अभिषेक बच्चन के साथ में तकरीबन 1 घंटे तक ताजमहल में, जो ताजमहल के जो अधिकारी हैं वहाँ के, उनके ऑफिस में रहा और उस 1 घंटे में मैंने तमाम कोशिशें की अभिषेक बच्चन से बात करने की। वो एक शूटिंग के लिए आए हुए थे यहाँ, अच्छा, तो पर उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया। और अभिषेक बच्चन ने। 1 घंटा मेरा वहाँ खराब हुआ। तो बड़ा बुरा सा भी लगा मुझे, क्योंकि मैं ही सिर्फ अकेले वहाँ पर एज ए रिपोर्टर उस ऑफिस में अंदर था, बाकी सारे लोग बाहर थे। तो और 1 घंटा मैंने खराब भी किया और वो इंटरव्यू नहीं हो सका। नहीं हो सका, काफी बुरा लगा वो और थोड़ा। हालांकि अगर आप बात करो अगर इस इंतजार की और समय की, तो मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। एक बार आगरा में 3 विश्व सुंदरियाँ आई हुई थी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा और दिया मिर्जा। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्जा और लारा दत्ता। हाँ, और ये तीनों मुगल शेरेटन में आई थी और इनके इंटरव्यू के लिए हम गए थे। एक रिपोर्टर हमारे साथ और थे और एक फोटोग्राफर थे, और हमने सुबह से लेके शाम तक उनका इंतज़ार किया, आप सोचिए। और शाम को जब वो अपने रूम से निकल के अपने वेन्यू तक गई, तब जाकर के हमें उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत लंबा लंबा इंतजार उसे करते हैं। जी। महाभारत के कुछ ऐसे पात्र हैं जिनका मैंने आपके साथ में फोटो देखा है आपकी प्रोफाइल जी, में, तो वो क्या था? आप भीष्म पुत्र? मैं आपको बताऊं, गंगापुत्र भीष्म का जो किरदार निभाया था मुकेश खन्ना। अच्छा, मुकेश खन्ना है जी, उनका इंटरव्यू किया एक बार, और एक बार भीम जो बने थे प्रवीण कुमार, उनका इंटरव्यू किया। इन 2 लोगों का मैंने इंटरव्यू किया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिसमें से मुकेश खन्ना जी तो खैर उनका कहा क्या जाए, वो एकदम जो चरित्र उनका है बिल्कुल उसी जैसे मुझे लगे वो। उन्होंने क्या पात्र निभाया था उसमें मुकेश खन्ना जी ने? गंगापुत्र भीष्म का निभाया जो था, सबसे बड़े थे महाभारत में, जो जिनका कद और जिनका पद दोनों ही बहुत बड़ा था। और महाभारत की कहा जाए तो एक तरीके से बैकबोन थे वो। और
भीमसेन का जिन्होंने किरदार निभाया प्रवीण जी, उनसे इंटरव्यू किया। इसके अलावा रामायण के अरुण गोविल जी से भी मेरा इंटरव्यू हुआ और बहुत अरुण शानदार गोविल रहा। जी से क्या उन्होंने बताया था रामायण अरुण उनको कैसा लग रहा था? अरुण गोविल जी से तो थोड़ा सा इंटरव्यू लेना भी बड़ा भारी पड़ गया। भारी पड़ा और बड़ा मुश्किल से इंटरव्यू हुआ, क्योंकि अरुण गोविल जी के यहाँ हम सीधे होटल के कमरे में उनसे नॉक किया और वो उखड़ गए कि आप सीधे चले आए, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो हमने कहा सर सॉरी, पर हम अब आ तो गए, अब तो बात करो। हमें लगता है कि आपसे इंटरव्यू करना है, तो इसलिए आ गए। तो फिर उसके बाद उनका मन पसीज गया और उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए हाँ किया। और मेरे साथ हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्टर भी थी, उनको भी इंटरव्यू लेना था, तो हम दोनों ने इंटरव्यू लिया। तो इस तरह के कई बार ऐसा होता है, हमें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि सेलिब्रिटी की अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी लाइफ होती है, तो और रिपोर्टर की अपनी जिम्मेदारियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो इस तरह के बहुत सारे केसेज होते हैं। एक बार इसी तरीके कादर खान आए थे जेपी अच्छा, होटल कादर में, खान, JP होटल। कादर खान के भी कमरे में हम सीधे पहुंच गए थे, तो वो भी खड़ गए थे और उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया हमें, है ना। और एक बार गुलाम अली साहब आए थे, उनके भी कमरे पे हम सीधे पहुंच के वो खड़ गए, पर बाद में उनको हम पर तरस आया और उन्होंने हमें बुला के फिर बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया। हालांकि गुलाम अली साहब को तो आप जानते होंगे, गजल की दुनिया के बादशाह सही बात है, सारी गजल उनसे छू कर निकली। और उनके साथ 2 बार इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला और बड़े अच्छे इंसान हैं। पर होता क्या है कि हर व्यक्ति की एक लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, सही बात और है। रिपोर्टर की अपनी मजबूरियां होती हैं, और वो बिना मतलब अपॉइंटमेंट लिए भी कभी कभी इंटरव्यू के लिए पहुंच जाता है। तो कभी कभी अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, कभी कभी डांट भी खानी पड़ती है सेलिब्रिटीज की, पर चूंकि हमें काम तो अपना करना ही है, तो फिर वो करते हैं, समझे। तो सर अभी लोग बाग बताते हैं आपके, मतलब मुझे पता चला कई सर्च करने के बाद में कि आपके पास सबसे पहले हीरो पुक हुआ करती थी, ये जी, बात जी, सच है? जी जी जी, नहीं, मैं आपको और पहले ले जाता हूँ। मेरे पास स्ट्रीट कैट साइकिल हुआ करती थी। स्ट्रीट कैट? जी जी, और वो साइकिल मुझे मतलब एग्ज़ाम में पास होने पर बड़ी मुश्किल से जो है घर की तरफ से मिली थी। कुछ मेरे जोड़े हुए पैसे थे, कुछ घर से मिले, और वो स्ट्रीट कैट साइकिल मिली, और मैं स्ट्रीट कैट साइकिल पर पत्रकारिता करता था। साइकिल पर और कितने रुपए की आई होगी सर वो साइकिल, मुझे याद है? आई थिंक 1000 या 1200 रुपये की आई होगी। उस जमाने में बहुत महंगी होती थी। अच्छा। और बाकी साइकिलें उस समय में और सस्ती मिलती थी, ये सबसे महंगी थी। तो 1000-1200 या 2000 रुपये की होगी, इतना मुझे याद नहीं है। पर वो बड़ी स्टाइलिश साइकिल थी, और उस पर मैं स्ट्रीट कैट जी जी जी, बड़ी स्टाइलिश साइकिल थी। उस पर मैंने पत्रकारिता शुरू की। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। उस समय ताजमहल पर इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। 10 से 15 साल पहले? हाँ, और पहली बात होगी, 20 साल हाँ, पहले। इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी। और मैं जब ताज महोत्सव की रिपोर्टिंग के लिए जाता था, तो अपनी साइकिल को पश्चिमी गेट से एंटर करता था, पूर्वी गेट में शॉर्टकट होता था वो। और मुझे खूब याद है कि उस ताजमहल के पश्चिमी और पूर्वी गेट में से तमाम ट्रैफिक भी गुजरा करता था, और मैंने वहाँ से निकलते हुए बैलगाड़ियों में माल लाते हुए और इस तरीके से भी देखे हैं, काफी पुराने। और ये बहुत बात की बात है जब ताजमहल पर इतनी सिक्योरिटी हुई है। उस समय पर इतना वो नहीं था। और ताजमहल पर तो एक ज़माने में ये स्थिति थी कि टिकट भी कोई चेक उतना नहीं किया करता था, और पूरा पूरा दिन पिकनिक मनाने चले जाया करते थे। तो काफी पुरानी बात बता रहे हैं इसमें। हाँ, तो फिर मैंने जब साइकिल से रिपोर्टिंग शुरू की, उसके बाद मुझे जो है मेरे को हीरो पुक मिली। वो बड़ी मुश्किल से मिली, और चूँकि मैं छोटा था और मेरे पेरेंट्स को और मेरे जो बाबा थे उनको ये लगता था शायद मैं कहीं एक्सीडेंट ना मार लूँ या कुछ, तो बड़ी मुश्किल से मुझे हीरो पुक मिली। और हीरो पुक के लिए जो मैंने लोन कराया, उस पर सिग्नेचर भी मेरे बाबा ने नहीं कि मेरे एक दोस्त था बदर, उसके फादर से मैंने सिग्नेचर कराया। लोन पे हीरो पुक तो मिल जाएगा। हाँ, तो फिर वो पहली हीरो पुक मुझे मिली। और देखिए, मैं हिंदू हूँ और वो मुसलमान थे, मगर उन्होंने मेरे को इतना स्नेह और इतना मेरे पर भरोसा किया, उनके फादर ने, बदरुल्लाह खान के ने, और उन्होंने मुझे जो है उस पर सिग्नेचर किया और मेरा लोन हो गया और मुझे हीरो पुक मिली। तो आपने लोन भर दिया था वो पूरा? हाँ, आराम से भाई। जब आप जॉब करते हो तो इंस्टॉलमेंट जाती है, तो आप जमा करते रहते हो। फिर उसके बाद मैंने
जब मैं सिटी केबल में काम करने लगा तब मुझे पहला मेरा स्कूटर मिला, और उसमें मेरे मित्र राजू, उसका बड़ा चेतक? योगदान रहा। नहीं, चेतक नहीं था, लमरेटा चलता एक्टिवा था पहले। एक्टिवा अच्छा, एक्टिवा। हालांकि इससे पहले मैंने बजाज भी चलाया, पर बजाज वो सेकंड हैंड था, पुराना था। मगर नया स्कूटर जो पहला मिला, जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई, वो था होंडा एक्टिवा, सिल्वर कलर का। और उससे मैंने काफ़ी समय तक रिपोर्टिंग की, और इस तरीके से अपने आप कर दूंगा। तो और आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट से बेस्ट अचीवमेंट क्या एक्सपीरियंस रह चुके हैं? देखिए आनंद जी, यूँ तो मैंने सैकड़ों सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू किए हैं, चाहे वो श्रेया घोषाल हों, सुनिधि चौहान हों, के हों, उदित नारायण हों, अलका याग्निक हों, और बप्पी लहरी हों। अच्छा, बप्पी लहरी। और मतलब बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर हैं, उनके मैंने इंटरव्यू किए। पर दो लोग बहुत उल्लेखनीय रहे मेरी लाइफ में। दो, वो कौन कौन से दो एक तो भारत रत्न के रूप में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। भारत रत्न? हाँ जी, और भारत रत्न भूपेन हजारिका। ये दोनों मेरी लाइफ के बहुत ही यादगार इंटरव्यू रहे। और इसके अलावा दो नोबेल प्राइज विनर से भी मुझे मिलने का मौका मिला। एक का नाम मैं भूल रहा हूँ, और वो साइंटिस्ट थे और दयालबाग यूनिवर्सिटी में आए थे। अच्छा, दयालबाग यूनिवर्सिटी में। जी जी। और एक कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश सत्यार्थी। जी जी, वो यहाँ मुझे याद आ रहा है, यूथ हॉस्टल में एक प्रोग्राम में। अच्छा, आगरा के यूथ हॉस्टल संजय पैलेस में। जी जी जी। तो इन लोगों से मुझे जो बातचीत करने का मौका मिला। और एक और इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊं कि म्यूजिक वर्ल्ड के 3 बहुत बड़े सितारे रहे हैं। एक म्यूजिक वर्ल्ड के 3? जी जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी, एक मुकेश कुमार, और तीसरे किशोर कुमार। इन तीनों से मुझे ना मिलने का बड़ा मलाल है। मगर अच्छा, मलाल है इनसे ना मिलने का? जी जी। और खुशकिस्मती ये है कि इन तीनों के बेटों से मैं मिला हुआ हूँ। अच्छा। मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे से भी मिला ताज लिटरेचर फेस्टिवल में, और किशोर कुमार के बेटे से तो कई बार मेरी मुलाकात हुई। अमित कुमार से। अमित कुमार, वो भी सिंगिंग करते हैं? अमित कुमार? जी जी, बहुत बड़े सिंगर हैं, लव स्टोरी के जिन्होंने गाने गाए हैं, और बहुत अच्छे गाने गाए हैं अमित कुमार ने। बड़ा नाम है अमित कुमार। और एक नितिन मुकेश से मैं मिला हूँ, नितिन मुकेश जो मुकेश कुमार के बेटे थे, उनसे। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इन तीनों बड़े सिंगर के बेटों से मिला, उनसे नहीं मिल पाया जी। तो अभी ये तीनों सितारे हैं दुनिया में अवेलेबल? जी जी, तीनों हैं। चलिए, तो मिल लेंगे फिर तो। अब अभी हैं। और आपकी लाइफ में इतना मतलब सब कुछ करने के बाद में जीवन में कुछ ऐसे लोगों के नाम आपके दिल पे छाप छोड़ गए होंगे, जिनको आप मतलब आज भी ऐसा होता है ना, पुरानी बातों को याद करके सोचते हैं, अरे यार वो था, मतलब चेहरे पे हंसी आ जाती है कि मैं यार उससे मिला था, कभी ये बात हुई थी। आप उन बातों को और लोगों को भी बताते हैं, वो कौन से शख्स थे? देखिए, मैं आपको 2 शख्सियतों के बारे में जिक्र करूंगा। एक जावेद हबीब और शहनाज हुसैन। जावेद हबीब और शहनाज हुसैन, ये दोनों बहुत बड़ी शख्सियतें हैं ब्यूटी वर्ल्ड की। इनसे मेरी मुलाकात हुई और बहुत अच्छे इंटरव्यूज इनके। जावेद हबीब जो शायद बार्बर हैं जो। जी जी जी। और शहनाज हुसैन जिनके प्रोडक्ट भी मार्केट में चलते हैं, तो उनसे भी मेरा इंटरव्यू हुआ। और इसके अलावा साहित्य क्षेत्र के तमाम बड़े नाम, जैसे शोभा डे हैं, और आपके हाँ, मैं एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जो साहित्य के क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां थी, उनसे मैं इंटरव्यू जो कर सका, उसका मुझे आज बड़ा फख्र होता है। जैसे राजेंद्र यादव जी है ना, और डॉक्टर नामवर सिंह है ना, और आपके ये अमीश त्रिपाठी हैं, और तमाम सारे जो अच्छे लेखक हैं, उनसे जो बातचीत में कर पाया और उनसे मिल सका, ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। एक फिल्मी दुनिया की कुछ एक ऐसी हस्तियां रही हैं जिनको मैं आज भी नहीं भुला पाता हूँ। जैसे फारूक शेख साहब हैं। फारूक शेख जी, शबाना आजमी है, शर्मिला टैगोर है, विद्या सिन्हा है ना। ये लीजेंडरी एक्टर्स रहे हैं बॉलीवुड के। नसरुद्दीन शाह साहब हैं। अच्छा, नसरुद्दीन साहब। और राजपाल यादव हैं। राजपाल यादव कॉमेडियन है जो। जी जी। और नहीं, तमाम किरदार करते हैं, है ना। और इन लोगों से जो इंटरव्यू में कर पाया, ये मेरे लिए बड़ा फख्र की बात है। और मुझे एक अफसोस हमेशा ये रहेगा
कि मैं कुछ लोगों के नहीं इंटरव्यू कर पाया। कोई बात नहीं सर, अभी तो अमिताभ जीवन बच्चन पड़ा है। के करीब जाकर के भी मैं उनका इंटरव्यू नहीं कर पाया। राजेश खन्ना से कभी मैं मिल नहीं पाया। जितेंद्र आगरा में एक बार आए थे, उनका इंटरव्यू मैं जितेंद्र नहीं खन्ना। कर पाया, जितेंद्र का। और शत्रुघ्न सिन्हा से मिला जरूर, मगर उनका इंटरव्यू नहीं कर पाया। तो ऐसे तमाम हस्तियां हैं, मगर डिम्पल कपाड़िया का, जयाप्रदा का और महिमा चौधरी का, उन तमाम एक्ट्रेस से मैं बातचीत की। और कंगना राणावत का इंटरव्यू नहीं कर पाया, पर कंगना राणावत से मुलाकात मेरी हुई। और तो ये एक जर्नलिस्ट की पार्ट होता है जर्नी का, उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। और वो तमाम सारे लोगों से मिलता है, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह करता है और सही से चल। तो सर से मिलकर हमको काफ़ी अच्छा लगा। सर आए अपना कीमती वक्त देने के लिए। बाकी सर के साथ में एक नई बात और करेंगे अनंत की बातें शो में कुछ समय के बाद में। जब तक सर किसी का नाम बताया था, आप नहीं मिल पाए थे शायद अमिताभ नहीं मिल बच्चन। पाएंगे। नहीं, अब मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे मिल और पाएंगे। उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ बांटेंगे लिए। तो मिलते हैं हम लोग एक वापस नए एपिसोड में।